और वहाँ पर चूँकि रजिस्ट्रेशन के वक्त उनको बताना पड़ता है कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी, उनमें उन्होंने एक्टिविटीज़ भी बताई हुई हैं। लेकिन इसके अलावा मैं मिसालें आपको सामने ज़िंदा मिसाल दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ शायद बताना बेहतर नहीं फ़ील करूँगा। और वो यहाँ पे लाहौर में क्या क्या वो काम कर रहे हैं, मतलब किस तरह वो अवाम ताजरों के साथ, ताजरों के मफादात के साथ खेल रहे बहुत हैं। सारी, इसका मतलब है कि बहुत सारी एनजीओज ऐसी भी हो सकती हैं जो बज़ाहिर एनजीओ ना हो और उनके मकासद सियासी हो। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताता चलूँ कि हमारे एक मुल्क के बहुत मारूफ गुलकार हैं, इनफैक्ट गुलकार ने लाहौर से बाहर पंजाबी के एक कस्बे में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया है। उस हॉस्पिटल के साथ की ज़मीन, एक तो उस हॉस्पिटल की ज़मीन भी उन्हीं गुलकार के नाम है, और उस हॉस्पिटल के साथ की ज़मीन की हस्पताल बनने के बाद कारोबारी अहमियत बढ़ गई, तो अब वहाँ पर भी उन्हीं का ख़ानदान कारोबार करता है, वो भी एक बहुत बड़ी एनजीओ है। खैर, इस पर भी बात होगी, लेकिन अभी वक्त हुआ है ब्रेक का। आप देखते रहिए बदला पाकिस्तान। बदला पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू हो रही है एनजीओज़ के पाकिस्तान में किरदार के हवाले से, और बात उभर के जो सामने आई है अब तक वो ये है कि कहीं ना कहीं हमें एक मॉनिटरिंग ऐसा निज़ाम वज़ा करना पड़ेगा कि जहाँ पर हम अहदाफ का तयन भी कर सकें और उनको देख सकें कि क्या ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे निज़ाम के लिए काबिल कबूल है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई शख्स पैसे के ज़ोर पर वो नताइज बर्पा करने की कोशिश करे जो उसका हक नहीं है या जो हमारी सोसाइटी के लिए मुफीद नहीं है। लेकिन ये मॉनिटरिंग आखिरकार कौन करेगा, ये एक सवाल है। लेकिन हमारे साथ एक और सवाल उठना चाह रहा है जी। इस वक्त पूरे मुल्क में जो एनजीओज़ रजिस्टर्ड या नॉन रजिस्टर्ड हैं 98,000 उनकी तादाद है, और उनमें से तकरीबन 60% ऐसी एनजीओज़ हैं जो बराए नाम बनाई जाती हैं सिर्फ डोनेशन हासिल करने के लिए, और उनमें से सिर्फ 15% ऐसी हैं जो एक्चुअल अपने एफर्ट से और लोगों के ताउन से जो है वो अपना काम रफ़ाए आमा के लिए सर अंजाम दे रही हैं। तो अब मेरा सवाल जो है अपना सदाकत साहब से और मोहतरम जाहिद साहब से और डॉक्टर रईक अब्बासी साहब से कि क्या ये 70 अरब रुपया अगर ये यूज़ होता सही मायनों में आवाम की फ़लाह के लिए सालाना, तो क्या इस वक्त जो मुल्क की पोजीशन है या सूरत हाल है वो इस तरह होती। फिर दूसरा ये कि 1962 के बाद आज तक एनजीओज़ के हवाले से कोई कानून साजी नहीं हुई। आज भी अगर ऑर्गेनाइजेशंस आपकी रजिस्टर्ड होती हैं तो वो 1962 एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। क्यों चेक एंड बैलेंस नहीं है? कि इसमें जितनी ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर से पैसा लेती हैं उनकी, जैसे डॉक्टर रईक अब्बासी साहब ने शुरू में बताया कि उसमें उनकी बेगमात इन्वॉल्व हो जाती हैं, वज़रा की, मुशरा की, वो बड़े ह्यूज अमाउंट जो है वो उनके अकाउंट्स में आता है और वो मिस यूज़ हो जाता है। वो सिर्फ पेपर्स की हद तक रह जाता है, आवाम तक उसका कोई नहीं पहुंचता। कानून साजी इसलिए नहीं होती कि चूँकि कानून बनाने वाले वही लोग होते हैं जो इससे फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो इनसे सवाल ये है कि वो इनकी फ़ंडिंग कहाँ से आती है, या फंडिंग के रिसोर्सेज क्या हैं आपके पास जो इतना बड़ा निज़ाम चला रहे हैं। एक मॉनिटरिंग का निज़ाम कौन वज़ा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे तो सियासी जमातों पर ख़ानदान मुसल्लत हैं और एनजीओज़ पर भी इसी तरह ख़ानदानों का तसल्लुत होता है। अगर आप डीप डाउन डिग करें तो आपको लगेगा कि वो दोस्त, अहबाब और रिश्तेदार होते हैं। जैसे कभी मौसीकी के घराने होते थे तो वो उसमें किसी और को कोई मौका नहीं मिलता था कि कुछ वो सीख के आगे बढ़े, तो ये उस तरह का काम होता है। इसमें जो स्कूलों की जैसे आप बात करते हैं तो बहुत से स्कूल कायम करते हैं, कई और अदारों ने भी स्कूल कायम किए हैं सैकड़ों की तादाद में, लेकिन वो बच्चों से फ़ीस चार्ज करते हैं और उसका फिर टैक्सेशन का भी एक सिलसिला होता है। लेकिन जो अदारे स्कूल बनाते हैं एनजीओ के नाम पर, वो बच्चों से फ़ीस तो पूरी लेते हैं और फिर उनका कोई टैक्सेशन का उस तरह कोई निज़ाम नहीं होता। गवर्नमेंट के बैतुल माल में कोई उसमें कोई रकम जमा नहीं होती। और अभी भी मैं यही कहूँगा कि वही लोग हैं जो गवर्नमेंटों में बैठे हुए हैं जिनके ऊपर हम एतबार करने के लिए तैयार नहीं, और वही लोग एनजीओज़ में बैठे हुए हैं, उन्हीं के रिश्तेदार जिन पे हम एतबार करते हैं, जिनके अपने अहल खाना शायद उन पे एतबार करने के लिए तैयार ना हो।
ये तसव्वुर कि किसी से पैसे मांग के किसी की मदद करना ये कोई फलाही काम नहीं होता। अगर आप अपनी हक हलाल की कमाई हुई रोज़ी में से कुछ पैसे किसी अच्छे काम पे खर्च करते हैं तो ये तो कोई बात हुई, लेकिन आप किसी से मांग के किसी की खिदमत करते हैं और बीच में आप अपना कट रखते हैं, चाहे वो जैसे भी रखें, तो ये कोई काबिल तारीफ़ बात कतई तौर पर इसको हक़ खिदमत कह लें। लेकिन इसमें देखें ये है, मैं डॉक्टर थोड़ा सा साहब, बात जी, मुकम्मल कर लूँ तो फिर आप ज़रूर फरमाइएगा जो आपने कहना है कि इसमें ये सबसे पहले ज़रूरी है कि वो शख्स जो है ख़ुद इनकम टैक्स कितना देता है। यानी किसी को एनजीओ बनाने के लिए सबसे पहले उसकी जो कंट्रीब्यूशन है नेशनल एक्सचेकर में वो क्या है, क्या वो कोई प्रोडक्टिव शख्स है, क्या वो कोई कामयाब तरीके से काम करके कोई मुनाफा कमा के गवर्नमेंट को टैक्स देता है। तो जो शख्स भी एनजीओ बनाए सबसे पहले उसे ख़ुद टैक्स पेयर होना चाहिए, फिर वो अपना कितना सरमाया जो है उसमें वो डालता है। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको बताऊं कि दुनिया में कभी भी कोई तब्दीली या बड़ी तब्दीली एनजीओज़ नहीं ला सकी। ये हमेशा तब्दीली सियासत से आती है और सियासत को हम इतना रज के बदनाम करते हैं, यानी जिन्होंने हमारा काम करना होता है, जिनका कोई ब्रांड नेम होता है, उसको हम मजरूह करते हैं और उन लोगों को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जिनका कोई ब्रांड नेम नहीं होता। ब्यूरोक्रेट्स आते हैं चले जाते हैं, सारी ज़िंदगी ऐशो आराम करते हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं देते, उन पे कोई तनकीद नहीं होती। तनकीद हमारी होती है हमेशा सियासतदानों पर। हालांकि सियासतदानों को हम मुंतखब करते हैं कि तुम जाओ जाके आवाज़ उठाओ, तनकीद करो। सियासतदानों को हम ज़िम्मेदारी नहीं सौंपते, सियासतदानों को हम अकाउंटेबिलिटी का फ़र्ज़ सौंपते हैं। सियासतदान जाते ही ज़िम्मेदारी अपने कंधे पे उठा लेते हैं, टीवी पे उनको बुलाया जाता है, वज़ीरों को बिठा के उनकी बेइज्जती भी की जाती है, सब कुछ भी होता है और वो बिल्कुल किसी ब्यूरोक्रेट को सामने नहीं लाते कि असल बंदा जिससे हमें कुछ लेना है वो ये है। तो सियासत से तब्दीली आती है और सबसे पहले हमारे दिल में सियासत की इज़्ज़त होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी को बहुत खिदमत खल्क का शौक़ है तो वो सियासत में आए, क्योंकि सियासत में आप ट्रांसपेरेंट होते हैं। जी भाई साहब, आप कुछ कह रहे हैं? जी, मैं 2-3 चीज़ें अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। पहली बात यह है कि यहाँ एक सर्विस प्रोविजन की बड़ी बात हुई है। सर्विस प्रोवाइड, अगर जो मैं ये समझता हूँ कि वो एनजीओ जो सर्विस प्रोविजन नहीं कर रही, जो सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं, वो फ़ॉरेन एजेंडे के ऊपर काम कर रही हैं, उनमें से अक्सरियत। तो अवेयरनेस क्या क्रिएट कर रही हैं? वो अवेयरनेस क्रिएट कर रही हैं जो हमारे माशरे की नज़रियाती बेस को, नज़रियाती बुनियाद को मुतज़लज़ल कर रहा है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, मगर ये हकीकत है। जो लोग सर्विस प्रोविजन के लिए काम कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वही सही काम कर रहे हैं, जो कि हमें इस वक्त इसकी ज़रूरत है। मैं एक मिसाल दूँगा। मिनाज वेलफेयर फाउंडेशन के तहत हम स्कूल कायम करते हैं और हम 1 लाख रुपए से प्राइमरी स्कूल शुरू कर देते हैं। 1 लाख रुपए से। हुकूमत का जरा बजट चेक करके देखें कि हुकूमत जब एक प्राइमरी स्कूल शुरू करती है तो उसके ऊपर कितने पैसे उसके खर्च होते हैं। क्या 1 लाख से कोई एक भी स्कूल कोई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने या किसी हुकूमत ने कायम किया है? हम कैसे करते हैं? हम उसमें लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होती है, हमारे रज़ाकार शामिल होते हैं, लोग फ्री में पढ़ा रहे होते हैं, लोग ट्रैवलिंग अलाउंस से पढ़ाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। फ़ीसें जहाँ तक लेने की बात है, यहाँ फ़ीसें ली जाती हैं, मगर हमारे एजुकेशनल नेटवर्क में हम यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशन, डॉक्टर साहब को बताऊँगा कि 1000 रुपीज़ पर मंथ की ट्यूशन फ़ीस से हम मास्टर लेवल की एजुकेशन दे रहे हैं, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में 1000 जो है वो नर्सरी की भी एजुकेशन नहीं होती। जब इस तरह की सर्विस प्रोविजन जो ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, और फिर आप ये कहें कि ये कोई चैरिटी नहीं है कि लोग अपनी चैरिटी कहीं जमा करवाएं और उसको आगे खर्च किया जाए। लेकिन जब हुकूमत के ऊपर आपका एतमाद नहीं होगा, मेरी अर्ज़ सुने, जी। जब हुकूमत के ऊपर आपके अवाम का एतमाद नहीं होगा, लोग ज़कात देना चाहते हैं, लोग चैरिटी करना चाहते हैं, उसको अगर इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करेंगे, इस्लाम का जो बैतुल माल का कंसेप्ट है आपकी हुकूमत वो इम्प्लीमेंट नहीं करती, लोगों को इल्म है कि यहाँ पैसे देंगे तो 100 में से 99 रुपये करप्शन में इन लोगों की जेबों में चले जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन की, और आवाम के ऊपर खर्च नहीं होगा। तो अगर ये एनजीओ, ऐसी एनजीओ जो सर्विस प्रोविजन कर रही हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं माशरे में, उनका रास्ता अगर मसदूद कर दिए जाएंगे तो ये सारे का सारा ढांचा गिर जाएगा। बरतानिया में चैरिटी कमीशन की मैंने पहले मिसाल दी। चैरिटी कमीशन के तहत आप वहाँ कितना बड़ा काम वो करते हैं कि हुकूमत कितनी सरपरस्ती करती है। एक तो चेक रखती है चैरिटी कमीशन के ज़रिए, और फिर जो लोग पे कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी टैक्स रिबेट उस ऑर्गेनाइजेशन को तो पाकिस्तान में भी निज़ाम है, लेकिन वो थोड़ा सा इतना वाज़ेह नहीं है, इतना क्लियर नहीं, सिस्टम ही नहीं है। जी जी मियां साहब, अभी भाई ने क्वेश्चन किया था कि अगर एनजीओ पर प्रॉपर चेक हो और ये 70 बिलियन रुपीस की एक फिगर इन्होंने दी है और ये प्रॉपरली यूटिलाइज हो जाती तो ये 98 की है, इस वक्त 120 की है। बहुत बड़ी तब्दीली लाई जा सकती है। सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है, डेफिनेटली हम इससे एग्री करते हैं। जो हम बात कर रहे हैं वो बात ही यही कर रहे हैं कि इसमें प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए और प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए।